अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड, जिनके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। किसके लिए है यह किताब? यह किताब कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। यदि आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में अभी सीखना शुरू किया है तो यह आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर है जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब है जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। यह किताब लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करेगी। आइए इस किताब की समरी देखते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने PhD भी करा था और उनके पिता दूसरे ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं करी थी। दोनों ने अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसे के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसे की कमी सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह किसकी बात सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसे के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड का हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। वही उनके रिच डैड इस शब्द कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत था। लेखक इस्तेमाल करने से मना करते थे। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज़ को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज़ नहीं ले सकते तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका कहना था कि आप अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उससे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज की डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी लो। उनके रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो और पैसे कैसे कमा कर पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसे से तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने डिसाइड किया कि अपने रिच डैड की सुनेंगे। और रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो पढ़े लिखे थे और टीचर को नौकरी करते थे, लेकिन वो पैसे के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड करते थे वही उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग की भी पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके पिता ने उन्हें पैसे के बारे में बहुत कुछ ही महत्वपूर्ण बात बताई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हैं। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता ही नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने के बाद गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से मृत्यु बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों में अपनी पुरानी हालात पर आ जाता है क्योंकि उन्होंने बचाया नहीं, सिर्फ खर्च किए। हम यही भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ रुपए कमा रहा था पर उसके 10-15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा, वह बेघर हो गया और उसे अपना खर्च चलाने के लिए सब बसें साफ करना पड़ रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सोचिए जरा। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितने पैसे आप बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आपको एसेट और लायबिलिटीज क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वही लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे और यदि आपको गरीब और मध्य वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट जरूर होता है, यानी पैसे कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती है। हर आदमी का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट 2 भाग होता है, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंस। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए और कितने खर्च किए तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुल बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी 2 भाग होते हैं, एक एसेट दूसरी लायबिलिटीज। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं और आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे जमीन, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा, बौद्धिक संपदा आदि। लायबिलिटीज का मतलब देनदारी, जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। नीचे दिए गए डायग्राम में हम कैश फ्लो यानी पैसों का बहाव बताते हैं कि आपके पैसे कैसे, वो कहाँ से आ रहा है और वो कैसे बाहर जा रहा है। गरीब आदमी का कैश फ्लो, गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ ऊपर डायग्राम जैसे होता है, मतलब
गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास ना के बड़ा पैसा बचता है या कुछ बचता ही नहीं। अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत के कुछ नहीं बचता है। यदि बचता भी है तो उस एसेट में नहीं लगाते, बल्कि उसे टेलीविजन आदि जैसे मनोरंजन साधन में खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट के बारे में किसी ने बताया नहीं होता है। स्कूल में माँ बाप और ना ही दोस्तों। लाइब्रेरी वो खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते ही नहीं। आइए अब मध्य वर्ग के आदमी के कैश फ्लो देखते हैं। मध्य वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई, वो पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वो फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती है जाती है, वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लाइबिलिटीज का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों की वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चे में चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट का कॉलम खाली हो जाता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसे कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट का कॉलम उनकी लायबिलिटी से बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब उनके एसेट उनके खर्चे से ज्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे और पैसे कैसे काम करता है उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था। चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसे से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता है। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं और अपने पैसे पर काम पर नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगाते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए तो वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए। उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती है। वह यह कभी नहीं समझते कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और यह समस्या फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से है। सबसे पहली बात तो जो आपकी माननी चाहिए वह है यह कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसे से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना कर सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों ने सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने के लिए सोचते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और अंत में ना ही उसे किसी एसेट में निवेश कर पाते हैं। वहीं अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसा बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना होगा और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो यह समझ जाएंगे कि अमीर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसा देते हैं उनका कैश फ्लो कुछ इस प्रकार होता है। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसेट में निवेश करोगे, वैसे वैसे आपका कमाई का स्रोत बढ़ते जाएंगे। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे नहीं देते उनका कैश फ्लो कुछ इस प्रकार का होता है। मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आप ऊपर बहुत ही आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर देख सकते हैं। खुद को पहले पे करने वाले आदमी के एसेट को कॉलम कभी बढ़ चुका है, जिससे वह अपने अन्य खर्चे देखता है और उसमें जो बचता है उसे वह फिर से एसेट में ही निवेश करता है, ताकि उसे अपनी वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर न रहना पड़े। वहीं पर अपने वेतन करने वाले आदमी की सारी सैलरी उसके खर्च में ही निकल जाती है और उसके पास ना के बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वो अपने एसेट कॉलम को नहीं भर पाते हैं। या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निकल कर आती है। अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपना पैसे को बिजनेस, शेयर, सरकारी बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वह कई जगह पैसा लगाते हैं जहाँ से उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका यह निवेश उनके लिए एसेट है जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद है आपको उनमें निवेश करना चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कौन कौन से एसेट की श्रेणियाँ आपको अच्छी लगती है, उसके बारे में बहुत ही गहराई से जाकर अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। जैसे वह आगे आने वाले समय में किस प्रकार का आपको मुनाफा दिलाएगी। उस एसेट से अन्य कोई स्रोत ही बन पाएगा नहीं। लेखक को बिल्डिंग और ज़मीनें बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसीलिए वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियां में भी काफ़ी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्जरी की चीज़ें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट खरीदते हैं जहाँ से उन्हें कमाई होती है और इसी जगह पर गरीब और मध्य वर्ग के लोग लग्जरी चीज़ें पहले खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वह अपने लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो वह पहले सोचते हैं कि किस तरह से अपने एसेट कॉलम को मजबूत किया जा सकता है, जिससे एसेट में इतनी मिलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महंगी चीज़ को खरीदेंगे। वो लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते रहते हैं, उसे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिन्हें पैसा कमाने के लिए नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वो लग्जरी का सामान खरीदने से पहले वो अपनी कमाई तथा उसके स्रोत बढ़ाने के बारे में सब पहले सोचते हैं। वहीं पुराने लोगों को एक ही कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी, और जब कोई लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनकी पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है।
जिन गरीब या मध्यवर्गीय लोगों की लॉटरी लगती है वह भी अपनी एसेट पर निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से कुछ साल के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या यह है कि उसका प्रबंधन यदि मैनेजमेंट है, यानी कि आप किस तरह अपन पैसे का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं, और मध्यवर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसे के बारे में हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसीलिए आज डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर एंड पायलट आदि जिन्होंने अपने स्कूल में और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स, आय के कई स्रोत होने चाहिए। अधिकतर लोगों को एक ही कमाई का माध्यम होता है, जो कि उनकी सैलरी है। वह कहते हैं कि वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं, पर वह यह नहीं समझ पाते हैं कि एक ही कमाई की स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। इनकम सोर्स 3 प्रकार का होता है। ऑर्डिनरी मतलब आपकी सैलरी, पैसिव मतलब रियल एस्टेट आदि से कमाया गया पैसा, यानी जहां से आपके न रहने और रहने ध्यान देने पर पैसा है। पोर्टफोलियो मतलब शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेजॉन के संस्थापक श्री जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वॉरेन बफे पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक रॉबर्ट के, तो पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। लेखक के रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अवसर आ रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, या अवसर आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर उसे हम अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने और अच्छे अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियल ट्रेन करना होगा, आपको माइंड फाइनेंशियल ट्रेन करना होगा, तभी वो नए फाइनेंशियल अवसर को देख पाएगा। कोई भी चीज़ सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे सही से नहीं सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो सही में बुद्धिमान होते हैं वो नए विचार को खुले मन से स्वागत करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं, वो बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो अलग अलग एसेट हैं, जैसे कि जमीन, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, नए बिजनेस आदि, आपको किसी में भी निवेश करने से पहले अपना दिमाग खुला रखकर उसका अध्ययन करना होगा। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वह पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, फिर आगे चलकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्या में फंसते रहते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज न होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाली किसी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद वह कंपनी उनका पैसा लेकर भाग जाती है। इसलिए लेखक के रिच डैड ने उनसे कहा कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियल लर्निंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तुम मुझसे सीखो और अगले समय वो गलती ना करो। गलतियों से बिल्कुल न डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गलती से सीखकर आगे अच्छा करना। रिच डैड ने लेखक के रिस्क को मैनेजमेंट सीखने को कहा। इस संदर्भ में वॉरेन बफेट ने कहा कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं यदि आपको यह पता नहीं है तो वह जोखिम है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो वह रिस्क है। इसको काम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल डेवलप करके कम किया जाता है। इसलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले इसके बारे में जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत जरूरी है। आइए हम जानते हैं कि लेखक के अपने फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल का उपयोग करके कैसे पैसे बनाएं। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका ने जहाँ रहते थे उसके पास एक स्थान से गुजर रहे। उन्होंने देखा कि वहाँ अधिकतर घरों पर सेल की बोर्ड लगे। उससे अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था तथा वहाँ के रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत खराब हालत में था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था। तब वह उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उस मालिक से पूछा कि ये घर कितने बेचने हैं। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर में लेकिन कोई भी यह घर खरीदने के लिए पैदा पूछने के लिए काम आया तो आप ही घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया। उन्होंने घर को $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस स्थान पर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीद कर $95,000 में बेच दिया। जहाँ ध्यान वाली बात है उन्होंने सिर्फ घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसा बनाया। उसमें 1 महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला और जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया में रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक उसके साथ मोल भाव करके वह फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उन पैसे से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर खरीदा और जब मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वो बताते हैं कि पैसे कम पैसों को ज़्यादा पैसे में बदल सकते हैं। इसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल एस्टेट की जमीन, घर और वो छोटी कंपनी में निवेश करने में दिलचस्पी है।
इसीलिए वह उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, फिर नए अवसर तलाशते हैं। आपको जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है उसका अच्छा ज्ञान लीजिए, फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों, अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलाने के लिए कोशिश की है कि गरीब और मध्य वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोग के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उन्हें उससे जो मुनाफा मिलता है वो उसी में लगा देते हैं और पुनः निवेश करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लगातार काम करता है। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है उनसे मिले, उसमें निवेश करके सफल हुए हैं, यदि उन्हें मिलना संभव नहीं है तो उनके बारे में पढ़ें, एसेट के बारे में ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। दोस्तों, यह थी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी में समरी। आपको इस किताब में दिए गए नियमों को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी अमीर बन पाएंगे। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब प्लीज।